बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे बनाने का क्या तरीका है, आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से साग बनाते होंगे। सिर्फ एक मरतबा इस नाचीज़ की रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊंगा आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने सरसों के साग की रेसिपी दी है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो सरसों के साग का जो रेशा होता है उसे बरकरार रखना होता है। जब रेशा बरकरार होगा तो साग का जायका बहुत ही कमाल का होगा, और जब हम उस रेशे को ख़त्म कर देते हैं तो उसकी अफादियत भी खत्म हो जाती है और उसका जायका भी खत्म हो जाता है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने अपने घर में सरसों का साग बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार साग की रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी सरसों का साग बनाने के लिए मैंने 2 किलो सरसों का साग लिया है और मैंने ये गंदलों का साग लिया है। गंदल किसे बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा मोटा सा डंडल नज़र आ रहा होगा, ये गंदल कहलाती है। और इस गंदल की बहुत अहमियत है, ये गंदल के साथ ही ये इसका साग बनता है। इसलिए कहावत मशहूर भी है कि गंदलों का साग और मक्खन मकई। तो के साथ ये गंदल वाला साग लेना है और गंदल के बगैर सरसों का साग का जायका नहीं आएगा। ये आपने थोड़ा नोट कर लेना है। आपने मोटी गंदल है, ये आपने उठा के ये छुरी की मदद से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे और साथ ही इसका जो छिलका है आपने ये हल्का सा जो उतार देना है। इस छिलके का उतारना बहुत ज़रूरी है। जब ये आप छिलका उतारेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार ये साग बन के तैयार होगा। मैं आपको एक गंदल छील के आपको चेक भी करवाता हूँ। मैंने एक गंदल की जो बारीक छिलका था वो उतार लिया है और ये बहुत ही नरम किस्म की ये गंदल जो है ना ये हमें मिल चुकी है। इसी तरह मैं तमाम साग के जो मोटे डंडल हैं उसके ऊपर जो बारीक छिलका है वो उतार के वो अलग कर लूँगा और साथ जो बगैर डंडल के हैं उसे भी अच्छे तरीके से धो के भी इस बड़े डंडल के साथ मिक्स करके अच्छे तरीके से इसकी मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद इसे 2 से 3 पानी धो के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सरसों के साग को अच्छे तरीके से धो के इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करके मैंने एक परात में ये साग को डाल लिया है। इसे मैं एक तरफ रखूँगा और मैंने आधा किलो पालक ली है। इसे अच्छे तरीके से धो लिया क्योंकि इसमें रेत मट्टी होती है, आपने इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। और इसकी भी मैंने कटिंग कर लिया और एक अलग बर्तन में ये डाल लिया। इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। मेरे पास ये कुकर था, ये मैंने ले लिया क्योंकि कढ़ाई मेरे पास छोटी थी तो मैंने बड़ा बर्तन ले लिया। आपके पास कोई भी बर्तन हो खुला वो आपने ले लेना है। ये हमारा साग है जिसकी हमने कटिंग कर ली, ये डाल दूँगा जी। साग डालने के बाद आपने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई मसाले गर्म नहीं डालने, सिर्फ साग डालना है। और साग डालने के बाद आपने सिर्फ 2 गिलास पानी इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है क्योंकि साग में अपना पानी भी होता है। अब ये मीडियम आंच पे मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए पहले कुक करूंगा। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आपने आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार मैं आपको आज साग की रेसिपी दूंगा और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी साग नहीं बनाया होगा। अब इसे मैं ढांप के 10 मिनट के लिए पकाऊंगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। साग को ढांप के पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, साग को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हमने सिर्फ साग डाला है, इसके अलावा अभी तक कोई चीज़ नहीं डाली। अब आपने क्या करना है, इसमें से आधा गिलास आपने पानी का निकाल देना है। उसकी वजह यह है कि सरसों के साग में थोड़ी सी कसैल होती है, इसलिए हमने पहले पालक नहीं डाली क्योंकि हमने पालक का पानी निकालना, सिर्फ साग का पानी निकालना था। तो 2 गिलास हमने पानी डाला तो इसमें सिर्फ आधा गिलास ये हम पानी निकालेंगे। अब इसमें जो हमारी पालक है ये मैं डाल दूंगा। मैंने 7 से 8 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं डाल दूंगा। 7 से 8 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें दरमियान से काट दिया, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये डालूंगा। और 1 अदद ये मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसे रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। अब ये तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अब इसे मीडियम आंच पे मैं 40 से 45 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने पहली सीटी के साथ आपने 20 मिनट का आपने कुकर लगा देना है। ये हल्की आंच पे इसे 40 से 45 मिनट के लिए कुक करूंगा। ये तमाम चीज़ें एकजान हो जाएंगी। और सबसे अहम बात है कि साग का रेशा आपने इसका बरकरार रखना है क्योंकि रेशे की वजह से साग का जायका बनता है। और रेशा बरकरार रखने का क्या तरीका है ये मैं आपको साथ साथ आपको बताऊंगा। अब इसे ढांप के मैं 45 मिनट के लिए रखूंगा। 45 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं
जी मीडियम आंच में मुझे पकाते हुए टोटल 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये साग तैयार हो चुका है। और अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूंगा। जी हमारा बेहतरीन साग ये कुक हो चुका है और मैंने साग चूल्हे से उतार के बिल्कुल कैमरे के करीब लेके आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितना ज़बरदस्त ये साग तैयार हुआ है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर देते हैं और इसकी मच ख़त्म कर देते हैं, उसका जो रेशा होता है वो ख़त्म कर देते हैं, वो एक मेहंदी सी बना देते हैं। स्पैचुला की मदद से आपको ये चेक करवा रहा हूँ, ये गंदल है, इसका जो रेशा है ना ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशा ख़त्म हो जाएगा तो इसका जायका भी ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड करना ही है तो आपने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा डालेंगे और उसे सिर्फ आपने टाइम देख के सिर्फ 6 से 7 सेकंड के लिए आपने ग्राइंड करना है, इससे ज़्यादा आप ग्राइंड नहीं करेंगे। लेकिन मैं जब भी साग बनाता हूँ तो इसे मैं देसी तरीके से मैं इसका घोटा लगाता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हमारा साग है ये बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो चुका है। लेकिन मैं देसी तरीके से इसका घोटा लगाऊंगा। ये आपने इसे अच्छे तरीके से दबा के इसे एकजान कर देना है। और इसके साथ मैं ये गंदम का आटा इस्तेमाल करूंगा। अक्सर लोग इसमें मकई का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं गंदम का आटा इस्तेमाल करता हूँ। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं आटा भी साथ डाल दूँ, क्योंकि ये मक्खन की तरह ये साग नरम हो चुका है, आपको ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने कोशिश करनी है कि ग्राइंडर जार में ना इसे बनाएं, सिर्फ घोटने की शक्ल में इसे घोट दें, इससे जायका बहुत ही कमाल का आएगा और जो साग के अंदर जो रेशा होता है वही बरकरार रहेगा। साग को घोटते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये साग मुकम्मल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मैं साग को अच्छे तरीके से घोटा लगाया है। इस तरीके से आप साग को थोड़ा सा हाथ के ज़रिए घोटा लगाएंगे तो इसका जायका बहुत ही कमाल का होगा। और दूसरा, इसका जो रेशा है वो ख़त्म नहीं होगा। रेशा मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, ये देखिएगा, कैमरे की आंख से आपको चेक करवा रहा हूँ। अब इसमें ये थोड़ा सा मैं आटा डालूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है। 2 टेबल स्पून मैंने पहले डाला है, तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं और डाल देता हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। साग बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद बहुत पसंद करेंगे। साग इतनी मेहनत से बनता है तो आप इसे ग्राइंड करके जो है ना कोशिश करें कि इसका जायका ख़त्म ना करें। ग्राइंड करने से इसका जो आधा जायका है वो ख़त्म हो जाता है। आपने इसी तरीके से थोड़ा सा गोटा लगा देना है। 45 मिनट के लिए जैसे मैंने पहले ढाँप के रखा है वो आपने ढाँप के रख देना है और बाद में इसे आपने सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए ये घोटा लगा देना है। और आखिर में ये 1.5 टेबल स्पून ये खुशक धनिया ये डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब इसे मैं प्लेट में डाल के आपको चेक भी कराता हूँ कि इसका ज़बरदस्त किस्म का रेशेदार ये साग तैयार हुआ है। ये देखिएगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। इसका थोड़ा सा तड़का हमने तैयार करना है सादे तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। इसमें 3 टेबल स्पून ये मेरे पास देसी घी था, ये डालूंगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती है। मेरे पास ये देसी घी था तो मैं देसी घी डालूंगा। जी देसी घी हमारा गर्म हो चुका है। मैंने 7 से 8 अदर लहसुन के जवे लिए हैं, ये डाल दूंगा। सिर्फ सादे तरीके से हम सिर्फ लहसुन का तड़का लगाएंगे। इसमें अगर आप प्याज भी डालना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो ज़्यादा मिठास पैदा कर देगा, इसलिए मैं सिर्फ लहसुन का तड़का लगाता हूँ। सिर्फ लहसुन के तड़के के साथ ये साग बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें चाहिए तो आपने हरी मिर्चें भी साथ डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा हरी मिर्चें इस्तेमाल नहीं करता तो इसलिए हरी मिर्चें नहीं डालूंगा। जी मैंने 2 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लिया है और बेहतरीन हमारे ये लहसुन हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब ये साग है ये इसमें मैं डाल दूंगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये साग डालें और इसे चम्मच की मदद से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। बहुत ही सादे तरीके से और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आप मेरे तरीके से साग बनाइएगा। ऐसा ज़बरदस्त और रेशेदार ये साग बना है। मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये नहीं जी हमारा बेहतरीन ये साग को तड़का लग चुका है। अब एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा। साथ रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये आप साग खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और एक मरतबा फिर आपको मैं कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। असल में बार बार इसलिए चेक करवा रहा हूँ, आप जब साग बनाएं तो इसी तरह ये रेशेदार साग बने। अपने इसे ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल इसकी मेहंदी से नहीं बना देनी, वो एक मेहंदी से बना देते हैं। मुझे यकीन है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार मैंने आज आपको रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।